अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेम में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनीस फारूकी साहब भी मौजूद हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे, जैसे कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक सिंधी अजरक पहन रखी है। तो मेरे पास सिंधी ड्रेस तो नहीं था, मैंने वैसे ट्राई मारी है ऐसे, मेरे पास था थोड़ा सा। तो ये कि हम सिंध पे बात करेंगे, सिंधी जो कल्चरल डे आज संडे को मनाया गया है उस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे जी, थोड़ी सीरियस टॉपिक्स पे जाएंगे पीडीएम पे। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, और उसके बाद इसाक डार साहब ने जो अभी बीबीसी को इंटरव्यू दिया, तो उसके ऊपर बड़ी उनकी क्लास हो रही है, तो उस पे भी हम बात करेंगे। और लाहौर का जलसा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 13th को हो रहा है, उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन रिजाइन भी कर सकती है या रेजिग्नेशन देने की कोई अनाउंसमेंट कर सकती है। तो थोड़ी देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी किसी चैनल पर आ रहे थे, उनसे यही कुछ पूछा जा रहा था, तो वो भी यही कह रहे थे कि कुछ कंफर्म नहीं है, मगर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर होगा 13 तारीख को। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर। सबसे पहले तो बहुत आपको भी मुबारक और हमें भी कि आज सिंधी कल्चरल डे है, और बिल्कुल है जी। बिल्कुल हम मना रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं, फिर हम अपने पॉलिटिकल टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। जी सर। नहीं, बिल्कुल तमाम दुनिया भर में सिंधी डे मनाया जा रहा है। और सिंध जो है वो सिर्फ सिंध पाकिस्तान में नहीं है कि कराची से थोड़ा सा उधर आप 2 घंटे 3 घंटे ड्राइव करके चले जाएं तो सिंध शुरू हो जाता है। सिंध एक बहुत बड़ी धरती है। और वो धरती जो है ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में है, और ना वो कल्चर, वो तहजीब, वो सकाफ़त, वो रिवायत, वो ट्रेडिशन, वो हिस्ट्री, वो इतिहास पाकिस्तान में है, बल्कि वो हिंदुस्तान में भी है। और उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा जोश व खरोश से मनाया जाता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो सिंध है वो एक सिविलाइजेशन है, एक जैसे इंडस सिविलाइजेशन हम कहते हैं वो है। पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की अपनी एक तारीख़ है, फिर उसके बाद पाकिस्तान पैदा हुआ, पाकिस्तान की अपनी एक तारीख़ है। लेकिन ये जो सिंध है उसकी अपनी एक सैकड़ों हज़ारों साल की एक तारीख़ है। तो वो एक ऐसी बुनियाद है कि जिस पे हम सबको फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि वी बिलोंग टू दैट इंडस सिविलाइजेशन। आई वाज बोर्न इन सिंध, आई एम बोर्न सिंधी, एंड आई बिलोंग टू दैट सिविलाइजेशन जो कि इंडस सिविलाइजेशन है। और मैं समझता हूँ कि एवरीबडी आज के दौर में, आज इस तारीख को 6 दिसंबर को हम ये कह सकते हैं फ़ख्र से कि जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। तो ये इसलिए कि हम अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी सकाफ़त कल्चर से मोहब्बत करते हैं, और हम अपनी रिवायत से मोहब्बत करते हैं। तो आरज़ू, जो ये सिर्फ लिबास ही सकाफ़त नहीं होती, ये एक सिंबॉलिक पहचान होती है। लेकिन असल चीज़ जो होती है उसके पीछे वो सोच होती है जो सैकड़ों हज़ारों साल से चली आती है। और ये बात याद रखिएगा कि इस सकाफ़त का किसी दीन धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि अगर ताल्लुक़ होता तो हिंदुस्तान में भी आज सिंधी रहते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, महसूस करते हैं, दुनिया भर में। अब तो ग्लोबल हो गया है सिंध। तो और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो नक्शे और लकीरें और सीमाएं जो हैं वो तहज़ीबों को डिटरमिन नहीं करती हैं, डिटरमिन करती है वो सिविलाइजेशन जो कि जिसको वो बिलोंग करते हैं, वो धरती। तो इसीलिए हम सब इसको मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, एंड वी फील प्राउड ऑफ इट, नथिंग रॉन्ग इन इट। और लोगों को हमारे साथ इसमें शामिल होना चाहिए इस खुशी में। आपने भी इतना अच्छा खूबसूरत लिबास पहना है और वो हमारी सकाफत का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ सर कि ये एक दिन नहीं होता, बल्कि हर रोज ही ये सेलिब्रेशन होनी चाहिए, और हर रोज ही हमें जो है वो सिंध को और इस तरह से जितने भी हमारे सूबे हैं, हमारा कल्चर है, उसको हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल। सर हम बिल्कुल चलते हैं सर पीडीएम की तरफ। 13 तारीख को उन्होंने अनाउंसमेंट की है मौलाना फजल रहमान, और सब लोग लाहौर में जमा हो रहे हैं 13 दिसंबर को। क्या देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको? कुछ हुकूमत घबराई भी लग रही है, क्योंकि इमरान खान साहब धड़ाधड़ इंटरव्यूज दे रहे हैं। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जिस वक्त जो सरबराह मुमलिकत है, अगर वो जिस वक्त हेड ऑफ द स्टेट इस तरह से इंटरव्यूज देने शुरू करते हैं पाकिस्तान में, तो उसका मतलब होता है कि उनके जाने का टाइम आ गया। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही, और मुझे मुशर्रफ का ज़माना भी याद आ गया कि जब मुशर्रफ बिल्कुल जाने वाले थे तो उन्होंने तय किया एक दिन कि मुझे अब मीडिया को इंटरव्यू देने हैं।
और वो लगातार रोज़ाना इंटरव्यू दे रहे थे और अपनी अपनी अपना मौक़िफ़ रख रहे थे, क्योंकि बहरहाल अब तक ये होता है कि इमरान गवर्नमेंट के नैरेटिव को पेश करने के लिए डीजी आईएसपीआर को मैदान में उतरना पड़ता था, और वही आयतें पढ़ते थे, वही वतो इज़्ज़ो मंतशा पढ़ते थे, वही वतो ज़िल्लो मंतशा पढ़ते थे, वही साफ़ियों को जमा करके उनको डांट पिलाया करते थे, जैसे कोई टीचर बच्चों को डांट पिलाता है। तो ये सब कुछ होता रहा था। लेकिन अब चूँकि जो नैरेटिव है वो चैलेंज ही इसी बात को कर रहा है कि हु आर यू, आप कौन हैं जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिफेंड करेंगे, आप कौन हैं जो हमारी दिफाई पॉलिसी को या अंदरूनी दाखिला पॉलिसी को करेंगे, आप कौन हैं जो सियासत के जवाब देंगे। किसी भी आर्मी, दुनिया की किसी भी आर्मी के तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन, प्रेस रिलीज के डिपार्टमेंट होते हैं, वो छोटे लेवल पे होते हैं, इतना बड़े नहीं होते हमारे यहाँ जितने कि वो फौज से बड़ा इदारा खुद आईएसपीआर बन गया, तो वो होते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वॉर फेयर्स पे बात करते हैं, अगर कहीं दुनिया में वॉर हो रही हो, वो बात करते हैं कहीं अगर कहीं ख़रीदारी की बात हो रही हो, टैंकों की, तैयारों की, असलहे की, उस पर बात करते हैं। वो पार्लिमान पे बात नहीं करते, वो मुकन्नना पे बात नहीं करते, वो अदालत पे बात नहीं करते, वो सहाफ़त पे बात नहीं करते। तो ये जो इसको चैलेंज कर दिया है पीडीएम ने, नवाज शरीफ के नैरेटिव ने इसको जब चैलेंज कर दिया है, तो अब वो बात ही उसी की होगी। अब तो जिक्र यही होगा कि यार ये तो अब इन्होंने हमें ही चैलेंज कर दिया, हमारा ही मुंह बंद कर दिया, तो क्यों ना अब इमरान खान जिसको हम लाए थे, एक खूबसूरत डॉल को, एक पपेट को, इसीलिए लाए थे ना कि हम एक 1992 की एक सेलिब्रिटी फिगर को लाएंगे और वो आके रिप्रेजेंट करेगी हमारी, हम पीछे बैठ के आराम से काम करेंगे और ये रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन वो कर ही नहीं सका। वो अपने जहनी कैफियत में आए ही नहीं कभी कि वो आवाम को मुतासिर कर सकें। आपने भी नोट किया होगा, रिहाम खान अक्सर कहती हैं जो जो उनकी कैफियत होती है जहनी इमरान खान की, वो इस नहीं होती इस लायक कि उनको ला के मीडिया पे बिठाया जा सके। सो आई थिंक नाउ उनको प्रेप करके, उनको तैयार करके, उनको ब्रीफ करके लाया जाता है और वो आकर अपने बयान इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। कभी कभी किसी जो जिसे कहते हैं ना कि सख्त इंटरव्यू देने वाले की बारी होती है, तो उसको प्रेशर होता है, वो बेचारा नर्म इंटरव्यू करके चले जाता है। और उनको बहुत ही अच्छा इंटरव्यू करना होता है तो हमजा अब्बासी की तरह बिठा के मन हाजी बगोयम दोनों एक दूसरे की जो है कसीदा सराई करते हैं। बल्कि अक्सर ये हुआ है कि इमरान खान इंटरव्यू देते कम है, लेते ज़्यादा हैं, क्योंकि एंकर ज़्यादा बोल रहा होता है। सो आई थिंक उस नैरेटिव को चैलेंज किया तो इमरान खान मैदान में। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि पीडीएम ने जो थ्रेट एक चैलेंज कर दिया है इमरान गवर्नमेंट को कि क्या इससे गवर्नमेंट खौफ में है, ख़तरे में है कि नहीं। तो ये ज़रा समझने वाली बात है कि पीडीएम भी कोई इतनी मजबूत तहरीक नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और इमरान खान भी कोई इतना कमज़ोर जो है वो इंसान नहीं है, मतलब इतनी कमज़ोर जमात नहीं है। वो बहरहाल इलेक्ट होकर आए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जहाँ दुनिया भर में जहाँ जहाँ इमरान खान के जो चाहने वाले देखे, वो इतने डाई हार्ड मैंने किसी के नहीं देखे। बेनज़ीर भुट्टो के बाद और अल्ताफ़ हुसैन के बाद मैंने किसी के अगर देखे हैं चाहने वाले, तो वो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको देखा है मैंने दुनिया भर में। और चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, मिडल ईस्ट में हो, पाकिस्तान में हो। तो इमरान खान भी कमज़ोर नहीं है, ये याद रखिएगा। और इमरान खान ने कोई बहुत ऐसी कोई हरकत नहीं कर दी है, या इमरान की हुकूमत ने या पीटीआई की या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने, कि उसको उतारना ही मतलब धड़न तख्ता कर दो, बस ऐसा कर दो। या तो हो ना कि कोई ऐसा मुद्दा हो कि हम कहें कि यार इमरान खान को हटाना पसंद नहीं है हमें, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है मैं उसको उतार दूं। दैट इज नॉट फेयर। कल को जब इनको उतारा जाएगा तो फिर ये चीखें निकलती हैं इनकी कि हमारी गवर्नमेंट 2-2 साल की उतार दी गई, हमारी 2-2 साल की। तो जब आपको उतार दिया जाता है तो फिर आप भी तो वही काम कर रहे हो। सेट एन एग्जाम्पल, सेट ए प्रेसिडेंट कि देखो 5 साल इमरान खान को करने दिए हमने, और उसके बाद वो जब उनका रिपोर्ट कार्ड सामने आया अवाम ने रिजेक्ट किया। तो दिस इज माई पॉइंट। एज ए एनालिस्ट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये डीस्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस अपोजिशन कर रही है, ये होना नहीं चाहिए था। अच्छा, जो बुनियादी मुद्दा वो ये है कि आपने हमारा इलेक्शन चुरा लिया था। तो इलेक्शन जब चुराए थे, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, असेंबली में भी बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने उनसे मराद भी ली हुई हैं, आप उनकी गाड़ियां भी चलाते हैं, आप उनसे तनख्वाहें भी उठाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद आपको अचानक एक दिन सुबह उठते हैं और ख्वाब आता है कि आज जो ना एहतजाज होगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तीसरा जो इसका पॉइंट है आरजू, वो ये है कि आपने कहा है मरीम नवाज ने कि अब हम इस्तीफे देंगे असम्बलियों से।
लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा, अगर आपने नोट किया हो, कि जो शख्स इस्तीफा नहीं देगा अवाम उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इनको ये डर भी है कि हमारे हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देंगे, तो इसीलिए ये लोग झिझक रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। अब अपनों में कौन कौन है, आपको आपको भी मालूम है कि पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, मौलाना साहब की अपनी सियासत है। सो ये एक जज्बात से बाहर हटकर तज्जिया अगर करें तो ये नज़र आता है कि पीडीएम, सबसे बड़ी बात ये कि वो कोई इतना इम्प्रेसिव स्ट्रीट पावर शो भी नहीं कर सकी है, टू बी ऑनेस्ट। ये जो जलसे हैं, इससे अच्छे तो मोहसिन दावर और मंजूर पश्तीन कर रहे हैं आजकल, कोई भी कर लेता है जलसा। तो दैट दैट डज नॉट गिव एनी रैशनल टू डीस्टेबलाइज और उसको गवर्नमेंट को उतार के धड़न तख्ता कर दिया जाए। तो पीडीएम अपनी सी कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी एक एक अच्छी बात यह हुई है कि आपने भी नोट किया होगा कि फौज ने अब अपने आप को बैक फुट पे ले जाना शुरू किया है। फौज और उसके इदारों ने, आईएसपीआर ने, और जो कोर कमांडर्स हैं वो समझ गए हैं कि अवाम जो है वो जज्बात अब हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि उन्होंने भी तो अंधी मचा दी थी ना। मतलब ये तो कोई, मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि दूध के धुले में यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं। सारे इदारों पे कब्जा, आप सी पैक पे आप जो है वो छाए हुए हैं। आसिम बाजवा जो है वो करप्शन के खुदा जो हैं वो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो दिस इज़ इसको मैं तो अपनी कराची के जमाने कहूँगा अंधी मचाई हुई है इन लोगों ने। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट आरजू। सो देखें क्या होता है पीडीएम से। मैं आई एम नॉट वेरी होपफुल। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी कि 2-2.5 साल में तो अगर किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो उसको हटा देना फिर तो एक रिवायत पड़ जाएगी यही कुछ करने की, कि जब किसी ने नहीं किया तो हटा दिया गया। लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो अपने जो मेन जिस काम के लिए आए हैं वोट लेकर या जैसे भी उसके बजाय वो इंतकामी कार्रवाइयों पे ज्यादा उनका जोर है। अभी भी इसाक डार साहब का जो इंटरव्यू आया उसके ऊपर बहुत शोर मचा ये वो। तो आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़े से अपनी जो इनको जो काम करने चाहिए उसके बजाय किसी और तरफ जा रहे हैं? दूसरा इस्लामाबाद के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी कहा कि इनका जो वो था दरख्त लगाने का, इन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम पता नहीं सुनामी ट्री लगा देंगे, वो कर देंगे। वो कह रहे कहीं नजर नहीं आ रहे कहाँ है। लेकिन अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया पे तो वो बहुत सारे इनकी पार्टी के लोग निकल आएंगे, यूथिया निकल आएंगे जो आपको जगह जगह दरख्त दिखा देंगे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। तो अपनी करप्शन इनकी कब खुलेगी क्या जाने के बाद? नहीं, करप्शन तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि एक काम ही नहीं किया तो करप्शन कहाँ से होगी। लेकिन इनकी नाअहली आप कहिए ना, कि इनके जो यू टर्न है, जो इनके वादे पूरे ना करना, इतने 50 लाख घर बना देंगे, 1 अरब दरख्त लगा देंगे, 12 अरब जो है वो लाके मुंह पे मार देंगे बाहर से, ये सब है ना, ये तो नहीं सब सर, फंड तो इन्होंने किए हैं ना, फंड तो इन्होंने उसके उसके नाम के ऊपर इस्तेमाल किए हैं कि जी दरख्त हाँ। लगा रहे हैं। उसी तरह से इन्होंने जो बीआरटी बनाई है, यानी अब आपने तस्वीरें देखी होंगी कि धक्का लगाया जा रहा है उस बीआरटी को। तो तो ये करप्शन ही है ना, करप्शन की शक्लें मुख्तलिफ। करप्शन तो वो होती है कि आदमी प्रोजेक्ट में से पैसे निकाल के अपनी जेब में ले और अपने बाहर जो है जायदादें बना रहे हैं। तो इमरान खान तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ना वो किसी को करने दे रहे हैं अपनी हुकूमत में, कम से कम ये एक अच्छी बात है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। करप्शन के चार्जेस शायद इमरान खान पे नहीं लगाए जा सकेंगे इवन इन फ्यूचर। उन वो बहुत डफर प्राइम मिनिस्टर हैं, नो डाउट अबाउट इट। ही इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट अबाउट इट। और जो वादे वादे करके आ गए थे, ये इसी इन एक्सपीरियंस के होने की वजह से, डफर होने की वजह से, और वो उनकी अपनी एक हठधर्मी होने की वजह से, कि और एक सोच, एक तसव्वुराती एक खाका लेके आए थे कि हम बस मदीने, रियासत मदीना बना देंगे, तरक्की के इशाराएँ, और वो दूध की नहरें बहेंगी, और मैं जब आऊँगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो डॉलर्स की बरसात कर देंगे। नथिंग हैपन लाइक दैट। लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि इन दी एंड पैसा उसी इस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है, उन्हीं इदारों, उन्हीं ब्यूरोक्रेसी, उस अफसरशाही के पास जाता है। सो ओवरसीज़ वाले तो पैसा वैसा कोई नहीं भेज रहे। जितना ज़रूरत होती है, जब कोई हादसा होता है, खुदा ना करे सानिया होता है, तो वी डू वट एवर वी कैन। तो इमरान खान की नाअहलियाँ, नाकर्दगी जो है, वो अपनी जगह पर है। उसका जवाब उनके रिपोर्ट कार्ड में उनको वोट ना मिलने की सूरत में मिलेगा, और अब की बार वो ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। सो दिस इज़ द सिचुएशन कि इमरान खान को
हटाने के लिए आप करप्शन के इल्ज़ामात लगा नहीं सकते, आप कुछ और इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, तो आपने एक गठजोड़ बना लिया। नाउ आर यू टुगेदर? आप इस पूरे पूरे मुद्दे पे जो है बिलावल भी एक साथ हैं और नवाज शरीफ की पार्टी भी, जमात भी एक साथ है और मौलाना साहब भी एक साथ हैं। दैट इज टाइम विल टेल, और वी हैव येट टू सी दैट कि इनकी इत्तेहाद जो है वो कितनी देर तक चलती है। अब लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट, मैं कितना बड़ा मुखालिफ हूँ इमरान खान का शायद आप जानती हैं, लेकिन मैं इमरान खान को उतारने के फेवर में नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि ये इतनी नाअहलियाँ 2 साल में की हैं, तो सोचे 5 साल में कितनी करेगा, और जब 5 साल में करेगा तो फिर किस मुंह से इसको अवाम मुंतखब करेंगे। तो जब अवाम की रिजेक्शन से बड़ी क्या रिजेक्शन होती है। सो लेट हिम गो बाय हिम ऑन हिज ओन, वो अपने ही कर्मों के बाइस चला जाएगा, बजाय इसके कि आप उसको उतार के 2 साल के बाद उसको सियासी शहीद बना दें और वो उसकी एक लेगेसी बन जाए और वो जिंदा हो जाए और यूथियों को कहने को मौका मिल जाए कि हमारे जो है वो प्रधानमंत्री को काम नहीं करने दिया गया। तो देन दे हैव ए वैलिड रीज़न कि वो उसको ज़िंदा रख सकें फ्यूचर में भी। क्योंकि इमरान खान की कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है ना, तो वो इन्हीं 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में अपनी ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी मौत आप मर सकते हैं सियासी तौर पे। तो दैट इज, डू यू थिंक दैट इज बेटर, और ये बेटर हो कि जी इनको उतारा जाए, ज़बरदस्ती घसीटा जाए, पकड़ा जाए, 1-2 दिन जेल में भी डाल दिया जाए? व्हाट्स गोना हैपन? पाकिस्तान की सियासत रिवायत में क्या लिखा है कि वो फिर एक हीरो बन जाएगा हमेशा के लिए, एंड वी डोंट वांट दैट। उन्होंने भी 1-2 दिन पहले भी जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा अगर मतलब किसी को इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये एनआरओ का क्या मतलब? यहाँ पे हर वक्त एनआरओ एनआरओ होता रहता है, ये सब क्या है सर? कौन ले रहा है एनआरओ और कौन दे रहा है, ये भी नहीं बताते वो। देखिए एनआरओज जो दिए गए वो ज़्यादातर डिक्टेटरशिप की दौर में दिए गए ना। किसी सियासी दौर में तो कोई एनआरओ नहीं दिए गए, वहाँ तो इंतकामी कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ चलती रही। तो ज़ाहिर है इमरान खान बज़ाहिर तो एक जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, तो वो एनआरओ देना उनका बनता नहीं है। एनआरओ तो जब देते हैं जब एक कौमी हुकूमत, एक नेशनल गवर्नमेंट बन रही हो, एक चू चू का मुरब्बा गवर्नमेंट बन रही हो, जो साइकिल वाली गवर्नमेंट जो होती है वो चौधरी शुजात वाली, इधर से भर के मुशर्रफ की जो एक काबीना है, कोई मजलिस शूरा बन रही हो ज़िया-उल हक वाली, तो उसको हम कहते हैं कि चलो भाई सबको माफ़ी, एक एमनेस्टी दे दो सबको, और उसके बाद जो है वो पिछले गम भुलाते हैं, मट्टी पाओ, और हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एनआरओ। एनआरओ ये नहीं होता कि एक आदमी ने करप्शन की है और उसको आप माफ़ी दे दें। वो उसको हम कहते हैं कि प्ली बार्गेनिंग होती है। वो प्ली बार्गेनिंग अदालत में होती है। प्ली बार्गेनिंग का एक कानून मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में मौजूद है। सो वो प्ली बार्गेनिंग होती है, और दैट इज़ नॉट एनआरओ। इमरान खान को इसमें एनआरओ में और प्ली बार्गेनिंग में फ़र्क समझना होगा। इमरान खान को ये फ़र्क भी समझना होगा कि ही इज़ नॉट इवन इन ए पोजिशन टू गिव एनआरओ। जो जो एनआरओ देने वाले हैं वो दूसरे लोग हैं, और वो जब देना चाहेंगे तो वो इमरान खान के हाथों ही दिलवा देंगे। तो फिर वट अगेन अनदर यू टर्न। लेकिन सर हमने नवाज शरीफ साहब का दौर भी देखा है और दुनिया जानती है कि हर चीज जो है वो क्लियर नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें करप्शन हुई है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो सबूत हो या ना हो, लेकिन हुई है। इसी तरह से जरदारी साहब भी एक जमाने में मिस्टर 10% मशहूर थे, सब कहते थे उनको, उनका भी था कि जी वो। तो हम क्या सोच के किसको लेकर आए? अगर 1% जिसे कहते हैं -1 वाला फॉर्मूला भी अगर चले तो कौन आ सकता है? अगर हम ये मान लें कि ठीक है इमरान खान साहब बेईमान नहीं है, बहुत ईमानदार है, लेकिन काम उनसे भी नहीं हो रहा, तो उनकी जगह किसको आप समझते हैं कि कौन आ सकता है? और फिर ये कि ये बाकी पार्टीज जो इतनी करप्शन के बाद गई हैं, जिनकी करप्शन खुली हुई है आवाम के ऊपर, वो किस मुंह से सोच रहे हैं कि दोबारा आएंगे तो यहाँ पे पेरिस बना देंगे? देखिए यही वजह थी कि लोगों ने इमरान खान को वेलकम किया और मतलब वालिहाना तौर पे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। यही एक वजह थी कि दे हैड लॉस्ट होप फ्रॉम आवर पॉलिटिकल सिस्टम एंड आवर पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ जो कि चल रही हैं पाकिस्तान में। हमने हमेशा जो है एक की बारी आई, दूसरी की बारी आई, एक को उठाया, दूसरे को पटका। जो लेसर ईवल है, अगर मैं उसको कहूँ कि जो कम शैतान है, उसको हम उस पे राज़ी हो जाते हैं। मतलब मौत को देखकर हम बुखार को कहते हैं कि चलो हमें ये कबूल है। तो यही सिचुएशन जो है वो एक म्यूजिकल चेयर पाकिस्तान के साथ चल रही है, चलती रही है। तो ना तो दूध का धुला कोई पीपल्स पार्टी में है, यानी कि जरदारी की हुकूमत में रहा, ना नवाज शरीफ की हुकूमत में रहा।
फिर देखना यह है कि लेसर ईवल कौन रहा, किसने पाकिस्तान के साथ थोड़ी कम बेरहमी का जो है वो सबूत दिया और कुछ काम भी किया। तो उसको अगर देखते हैं तो हमें PMLN की कारकर्दगी निस्बतन बेहतर नजर आई। मतलब आप देख लेना कि इसको मैं इस तरह से नापता हूँ, मेरा जो पैमाना है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जब से पाकिस्तान बना है सिंध पर काबिज है, सिंध पे राज कर रही है, और मुस्लिम लीग नून जब से बनी है वो पंजाब पे राज कर रही है। तो क्या सिंध के शहरों लाड़काना, टंडोआदम, बदीन, सक्खर, मीरपुर खास, इनकी हालत बदली? नहीं बदली। क्या लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इनकी हालत बदली? बहुत ज़्यादा बदली, बहुत अच्छी बदली। सड़कों का निज़ाम बना, ट्रेनें चली, कारोबार बने। तो जो लोग करप्शन कर रहे थे, अगर हम एक लम्हे को मान लें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जो कि शायद की भी हो, तो लेकिन वो काम भी कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि वोट तो हमें लोगों ने देना है इस बुनियाद पे कि हम काम करते हैं, क्योंकि वो उन लोगों का एक निज़ाम अपना अलग है, सिंध का अपना निज़ाम अलग है कि चाहे पानी पीने को मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, तालीम मिले ना मिले, वोट भुट्टो साईं का। तो ये सोच जो है वो उनको आज तक पिसावा भी रखा हुआ है, और साथ साथ करप्शन के मौके जो है पीपल्स पार्टी को मिले। तो मैं यही कहूँगा कि जो लेसर ईवल वाला फार्मूला था पाकिस्तानियों ने उसी को अपनाया, और आज भी अपना रहे हैं। PDM में अगर हम देख रहे हैं तो जो इस PDM को लीड कौन कर रहा है? PMLN, नवाज शरीफ। वाई इज इट नॉट बीइंग लेड बाय जरदारी एंड बिलावल भुट्टो? थिंक अबाउट इट फॉर ए मोमेंट, क्योंकि वो जो है वो नंबर 2 हैं इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में वो नंबर 2 हैं। करप्शन ज़्यादा की है उन्होंने बहुत अंधी मचाई है। तो दे आर नॉट गोइंग टू लीड दिस, पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल ओवर पाकिस्तान PPP, पीपल विल एक्सेप्ट मुस्लिम लीग नून ऑल ओवर पाकिस्तान। सो ये वो एक डायनामिक्स है हमारे, अनफॉर्चुनेट डायनामिक्स हैं, कि जिसको हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास चॉइस क्या है, इन्हीं में से हमने चुनना है। काश के इमरान खान जो है वो थोड़ा सा इंतकाम से हटकर तरक्की की जानिब तवज्जो देते ना, तो ही वुड हैव बीन अ गुड लेगेसी, और इन सब का जो है ना सफाया हो जाता। लेकिन वो उन्होंने बस एक जिद्दी आदमी है, हटधर्म आदमी है। क्रिकेट में भी ये था कि इसको नहीं खिलाना, उसको नहीं लाना, उसको मैं आने नहीं दूंगा। ये अगर ये जिद नहीं करते तो यकीन माने ये ही कुड हैव डन अ लॉट। लेकिन सर वैसे तो खैर आपने कहा कि PDM इतनी मजबूत नहीं है कि वो गवर्नमेंट को हिला सके या गिरा सके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो परेशानी तो दे दी है गवर्नमेंट को उसने। तो आपको नहीं लगता कि जो इसाक डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया है BBC को, उससे PDM की तहरीक को काफी धचका लगा है, काफी क्रैक्स आ गए हैं उसमें, कुछ डैमेजेस हो गए हैं उसकी वजह से? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इसाक डार साहब ने उसको बड़ा एमिकेबली हैंडल किया है। उसको उन्होंने सही जवाब दिए। उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर आप एक क्लिप निकाल के 30 सेकंड का चलाएंगे तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। अब आपको मैं एक बात मजे की बताता हूँ। अगर आप नोट करें कि जो इसाक डार के खिलाफ जितनी भी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है उसमें ये कह रहे हैं जी उनके पसीने छूट गए। अब आपको शायद याद आता हो कि एक अयाज सादिक ने असेंबली में क्या कहा था कि पसीने, माथे पे पसीना, हाथ कांप रहे हैं, टांगे लरज रही हैं। वो किसके, और आज वही ट्रोल फैक्ट्री जवाब दे रही है उनको। तो आई थिंक उनका केस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इसाक डार को जवाब दे सकें। ही क्लियरली आइडेंटिफाइड लीगली। अगर एक एंकर, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो गोरा हो, कोई भी हो, वो शोर मचा के, चीख के और मतलब बदतमीजी से बात करके बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत गया। उसने उनके दलाइल नहीं सुने। वो जो उन्होंने जिस तरह से बात की थी, उन्होंने बताया कि मैं एक एडल्ट, मेरे बच्चे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मेरी ये जायदाद है। और क्या अगर कोई चीज़ ऐसी वो बता देता कि जो चीज़ छुपी हुई थी वो उसको एक्सपोज करता, तो मैं मानता कि उसने बड़ा तीर मार दिया एंकर ने। वो तो सारी डिक्लेयर्ड है पाकिस्तान के रेवेन्यू में, और दुनिया भर की जो है वो पेपर्स में, वेबसाइट पे छपी हुई उनके असासे। सो नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। एक जिसे कहते हैं कि इस डूबते हुए को तिनके का एक सहारा मिला, उसने उसको पकड़ लिया कि चलो इसाक डार को जो है ना थोड़े दिनों तक हम चलाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हमसे बढ़ जाए। इसाक डार जैसे दिमाग, जिसने पाकिस्तान की मईशत को ला खड़ा किया था, जिसने GDP को पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, जहाँ डॉलर हम कहाँ से कहाँ थे, दुनिया के हम अच्छे ममालिक में शामिल होने शुरू हो गए थे, ऐसे लोगों के साथ जब ये सलूक होता है तो फिर मुझे अफसोस होता है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, ये पाकिस्तान की तरक्की, आने वाली तरक्की के साथ ज़्यादती है कि हमने अपने ही लोगों को खुद अपने हाथों खोया है।
सो छोटी चीज़ों को हम पकड़ के उसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं देखते कि उस आदमी की कदर क्या है, उस आदमी ने इस मुल्क के लिए क्या किया है. सो अनफॉर्चुनेट, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, एंड आई डोंट थिंक इसहाक डार डिजर्व्स दैट. सर, आप खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो डेथ हुई है और उसके बाद जज अरशद मलिक और इसी तरह से तो उनमें कहा गया जी कोरोना से हो गई है, कोरोना की रिपोर्ट कोई नहीं है कि कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो, वेंटिलेटर पे वो लोग नहीं गए, तो एकदम से बैठे बैठे अचानक से ये चीजें काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कोई नया तरीका निकाला है कि अगर कोई बात किसी की पसंद ना आए तो उसको मार देने का। क्या ये बात सही है या वाकई में इस तरह भी होता है कि ना कोई रिपोर्ट आई है, ना कोई हॉस्पिटल गया, ना वेंटिलेटर पे गया और 2 दिन पहले बैठ के जलसा करे या बात करे और उसके दूसरे दिन जो कहे कोरोना से डेथ हो गई? ये कैसे मुमकिन है? कोई नया तरीका नहीं, कोई नया तरीका नहीं, पुराना तरीका है ये. आसमा जहांगीर से शुरू, और उससे पहले बहुत पहले लोगों से शुरू, प्रोफेसर जफर हसन जफर आरिफ से शुरू, जितने प्रोफेसर पश्तून बेल्ट में मारे गए, जितने लोग वकला पुरसरार तौर पे हलाक हो जाते हैं, जो जजेस पुरसरार तौर पे हलाक हो जाते हैं. मैं तो कहता हूँ तमाम सहाफ़ियों से कि वो भी ज़रा एहतियात करें मेल मिलाप से. बाज़ वक़्त आपको कॉफ़ी के लिए बुलाते हैं कर्नल साहब, और वो किसी इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची में, और फिर उसके बाद आपको गले भी जफ्फी भी लगाते हैं. तो ज़रा एहतियात करें थोड़ी सी. ये एक टूल है. इससे पहले इसका नाम डिफरेंट हुआ करता था, अब इसका नाम कोरोना बन गया है. ये एक अनसीन अनविजिबल पॉइजन होता है, जो कभी आसमा जहांगीर के ऑरेंज जूस में डाल के पिला दिया जाता है, कभी किसी तरह से, कभी कॉफ़ी में, और कभी किस तरह से. तो ये लोग जो अगर इनके ये मुजरिम नहीं है और ये इन अपने आप को पाक साफ समझते हैं, तो करने दें पोस्टमार्टम, आने दें उसकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आने दें, फिर पता चलेगा क्यों अहले खाना ने आसमा जहांगीर की पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था, क्यों पुरसरार तौर पे कराची में प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को जो है वो चंद घंटों में तदफीन कर दी गई, जिसमें ख़ानदान वालों को शरीक नहीं होने दिया गया था. तो ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, यू नो देम, आई नो देम. ये नामालूम अफराद, अब सब लोग इनको जान चुके हैं. और ये वो टेक्निक्स हैं जो कि कभी केजीबी भी इस्तेमाल करती थी, मोसाद भी कभी कहीं कहीं इस्तेमाल करती होगी, CIA भी करती होगी मेरे ख्याल में. ये दुनिया भर में होता है, लोग पुरसरार तौर पे मारे जाते हैं. आपके इल्म में होगा कि हांगकांग के एयरपोर्ट पे किसी को इंजेक्शन लगा के एक औरत भाग गई थी और उसको मार दिया था. सो दीज आर लाइक ऑल नोन फैक्ट्स. अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, जमहूरियत में हो रहा है, लेकिन करने वाले कर रहे हैं और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है. लेकिन नाम तो सर वो कह रहे थे जी कोरोना हो गया था, इनको कोरोना वायरस हो गया है, हर बात में यही कहा जा रहा है. आपने खुद देखा है कि खादिम हुसैन रिजवी 2 दिन पहले तक जलसे में थे, उसके बाद उनको इनकी ये खबर भी नहीं आई कि वेंटिलेटर पे हैं, और सेम वही जज जो थे अरशद मलिक, उनके साथ भी यही हुआ है कि वो अचानक से कहा गया. अच्छा, उनकी तो रिपोर्ट भी कोई नहीं है कि कोई जी. रिपोर्ट आई हो कि कोई टेस्ट हुआ उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो, कुछ भी नहीं. क्या लग रहा है इनको? लोग अंधे हैं, लोग पागल हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या सोचते हैं ये? नहीं, यही तो मसला है कि देखें, ये जिसकी लाठी उसी की भैंस, और ये अपने आप को खुदा समझते हैं इस मुल्क में. ये अपने आप को समझते हैं कि हम मावराए अदालत लोगों को मार सकते हैं, मावराए आइन हैं, ये सुपर पावर हैं, ये कोई बहुत बड़े खुदा हैं ये. और यही नैरेटिव चैलेंज हो गया है, यही नैरेटिव अब PDM ने, नवाज शरीफ ने चैलेंज कर दिया है. तो इनको अपना हाथ अब हौला रखना पड़ेगा. आप क्या समझती हैं कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर आज क्यों बैठा हुआ है? आप क्या समझती हैं कि इसहाक डार क्यों चले गए हैं, या ये कि अल्ताफ़ हुसैन आज तक पाकिस्तान क्यों नहीं है? अल्ताफ़ हुसैन ने ये साइनाइड का जो ये पॉइजन का जो ये मामला है, ये बहुत पहले उठा दिया था. अगर आप उनकी ट्वीट्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरी उन्होंने रिसर्च की दी है, 2 पेज की, जिसमें उन्होंने पूरा बताया कि आसमा जहांगीर के साथ क्या हुआ था. अच्छा, मैं इस मामले पे बहुत ज़्यादा लबकुशाई नहीं करता हूँ, लेकिन हिना क्या नाम है उनका, हिना रब्बानी नाम है उनका, क्या नाम है, उनसे मेरी बात हुई थी यहाँ टोरंटो में, और ऑफ द रिकॉर्ड हमने कुछ बातें की थी, और उस पे उन्होंने चले, मैं उस पर जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कह देता हूँ कि उनके अहले खाना भी खुश नहीं है इस तमाम रिपोर्ट से, और उनको भी ये डाउट है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अब हमारी ज़बानें बंद हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, हमें रहना वहीं है. सो ये जो है, इसको मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया हमारा हाईलाइट करे थोड़ा सा, तो देन दीज थिंग्स विल एटलीस्ट स्टॉप. क्योंकि किसी की भी जान ले लेना
वो कहीं भी अलाउ नहीं है दुनिया के किसी भी कानून के तहत। और फिर जिसने ली है या जिसकी क़यादत में या जिसकी सरबराही में या जो भी चीफ रहा है मौजूदा, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है और ही शुड बी ट्राइड। उनको जो है ट्राई करना चाहिए। लेकिन सर कोई सबूत हो तब ना, ये तो नाम तो वायरस के ही लगा रहे हैं इसलिए कोई सबूत तो है नहीं। लेकिन सर अभी जैसे पीडीएम के जलसे हो रहे हैं तो उसमें हम्म। मरियम नवाज शरीफ भी आगे आती हुई हमें नजर आई, बिलावल भुट्टो, इसके अलावा आसिफा भुट्टो। तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, ये सब जो सियासी खानदानों के औलादें, अगली नस्लें जो आ रही हैं आगे, जिनमें बड़ा इतराज होता है कि क्यों आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए कोविड-19 ही का जो है वो क्या, ये वेव 1 आई थी, ये वेव 2 आई थी, उसके बाद इसी तरह से करप्शन की जो है वेव 1 गुजर चुकी है, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। अभी करप्शन वेव 2 आई है। और अल्लाह करे कि शायद ये ना करें करप्शन। लेकिन तरीक़ेकार जो इनके उठना बैठना, जो इनके रहन सहन है, उससे लगता नहीं है कि ये जो एक चीज़ मुंह को खून लग जाता है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यूथ से फिर भी एक होप रख सकते हैं हम कि वो उतना नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको अकाउंटेबिलिटी का थोड़ा डर होता है, तो वो उतना नहीं करेंगे। हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो को लॉन्च हुए हुए काफ़ी अरसा हो गया और ही कुड नॉट डिलीवर, ही कुड नॉट कनेक्ट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोग उसको अभी बच्चा ही समझते हैं, उसको एमेचर समझते हैं। सो वी दे पीपल्स पार्टी नीडेड अ न्यू फेस। आसफा को लाए। आसफा ने एक ही मुल्तान में जलसे में जो है वो हलचल मचा दी और अब वो पीपल्स पार्टी को बूस्ट मिला एक तरह का। आई थिंक दैट इज़ पॉजिटिव। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर पीपल्स पार्टी। डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है, सियासी जमातों के लिए भी अच्छा है कि लोग आएँ, नए लोग आएँ, नया खून आए और वो बात करें। लेकिन साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में, दोनों में बहुत मंझे हुए मिडिल क्लास के पुराने कारकुन कॉमरेड मौजूद हैं जो डिज़र्व करते हैं कि वो भी आगे हैं, उनको भी मौका दिया जाए। ये सिर्फ डायनेस्टीज़ को मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि वही आएँ और वही करें। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ और मैं हूँ और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जिद्दोजहद होती है पीछे। स्टूडेंट लाइफ से शुरू होती है, फिर आप मूवमेंट्स में शामिल हैं, तहरीकें चलाते हैं, आप जेल में हैं, आप मार खा, वो लोग जो जुड़े रहते हैं उनको मैं चाहता हूँ कि मौका मिले, वो आगे आएँ, पाकिस्तान की क़यादत करें। और आई कैन टेल यू कि वो उनकी उनकी जो मोहब्बत है, उनकी जो अटैचमेंट है वतन के साथ, वो ज़्यादा होगी। बजाय इसके कि एक फ़िगर को हम लाकर सेलिब्रिटी फ़िगर बना के उसको हम मुल्क चलाने दे दें। इट्स नॉट बेटर दैन, क्योंकि जिसकी स्ट्रगल होती है वही समझता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं किस नज़रिए के लिए कर रहा हूँ। देखिए जो भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ नज़रियात की, उनका बुनियादी मकसद क्या है? ठीक है, वो अपनी एक लेफ़्ट की और राइट की और सेंट्रिक की एक पॉलिटिक्स को लेके चलते हैं, लेकिन उनकी एक बुनियादी नज़रिया क्या है कि इस मुल्क के लिए कुछ करना है, इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। सो और अगर आप उनको सिर्फ़ कभी वज़ीर मुमलिकत बना देंगे, कभी रेलवे का, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और उनको मुल्क की क़यादत करने का मौका नहीं देंगे और सिर्फ़ कहेंगे कि जी मेरा बेटा, मेरी बेटी ही आएगी, तो फिर ये ज़्यादती उस पार्टी के साथ नहीं, इस मुल्क के साथ है। तो आपका ये सवाल का जवाब कि आसफ़ा और मरियम और बिलावल और हमज़ा और ये और वो, मैं समझता हूँ कि कमर ज़मान का कायरा भी आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि और भी साद रफ़ीक हैं, वो भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबके नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो लोग, उनकी भी आप देखें कि एक हिस्ट्री है, उन लोगों की भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक स्ट्रगल है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है उसमें सब के जो बिल्कुल ही सब जैसे कहते हैं गंगा नहाकर आए हुए हैं, उनमें भी जहांगीर तरीन साहब हैं, जुल्फी बुखारी हैं, फैसल वावडा हैं, और इसी तरह से कई लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, बने हुए हैं ऑलरेडी, और अब मजीद लोग सामने आते जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इनकी तो अपनी जो है वो कैबिनेट और अपने जो एडवाइजर्स और सब है वो सब के सब करप्शन में, इसमें फयाजुल हसन चौहान और इस तरह के बेशुमार नाम सामने आ रहे हैं, तो ये कहाँ जाके ये चीज रुकेगी? लेकिन द क्वेश्चन इज, मेरा आपसे भी क्वेश्चन है इख्तलाफ करते हुए, कि ये तो मैं एग्री करता हूँ कि जो आपने नाम लिए हैं इनका अपना एक पास्ट है, एक बैगेज है इनका।
वो बैगेज लेके पीटीआई में आए तो पीटीआई ने एक्सेप्ट क्यों किया? लेकिन डू वी हैव एनी एविडेंस कि इन्होंने इस दौरे हुकूमत में 22-24 महीनों में करप्शन की हो? डू वी रियली हैव एन एविडेंस? आप मुझे बताइए। सर क्यों नहीं सर, देखे ना जहांगीर तरीन साहब के तो है शुगर के हवाले से, शुगर मिल्स के हवाले से उनके थे, उसके बाद वो गायब भी हो गए, चले भी गए। जुल्फी बुखारी भी तो अभी बने लेटेस्ट, जुल्फी बुखारी के पुराने नहीं चल रहे। इसी तरह फैसल वावड़ा के पहले भी थे और इस हुकूमत पे आने के बाद में वो केसेस भी चल रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज सबसे अजीब लगती है कि नैब इनको नहीं पूछती, सिर्फ अपोजिशन को पूछती है। इनमें से किसी को नैब ने नहीं बुलाया। ऐसा ये डिफरेंस जो है वो ये डिफरेंस इसलिए है कि मैंने शुरू में कहा ना कि इमरान खान ने फोकस ही इंतकामी कार्रवाई को किया, रिवेंज को किया। मैंने छोड़ना नहीं, छड़ना नहीं है मैं नानू। तो ये अगर चीज़ लेके चले हैं वो, तो वो फोकस नहीं कर पाए डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, वो फोकस नहीं कर पाए अपने किए हुए वादों पर। तो मैं समझता हूँ कि करप्शन अगर ये 2 सालों में किए लोगों ने, तो इसका एहतसाब आने वाले लोग करेंगे। ये लोग तो नहीं करेंगे अपने ही दौर में अपने लोगों का करप्शन, ये तो वापस उनको गले लगा लेते हैं, थूक के चाट लेते हैं जहांगीर तरीन को। जुल्फी बुखारी ने सिर्फ 2 साल में या 1.5 साल में जो करप्शन की होगी, वो अभी मेरे पास तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, लेकिन सुनते हैं और लोग बताते हैं। और वो जो रोजवेल्ट होटल के हवाले से, या ये कि वो एक टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं बहुत बड़ा, उसके हवाले से अब वो उसको देखना है, उसकी रिसर्च उसकी जो है करनी है, तहकीक करनी है। बट उसमें ये दूध के धुले वाले लोग नहीं हैं। ये लोग वो तब्दीली वाली सरकार के लोग नहीं हैं। ये इमरान खान के वो जो नारा है उसके लोग नहीं हैं। ये कोई और लोग हैं। ये इमरान खान की मजबूरी थी। ये इमरान खान को ATMs चाहिए थे, क्रेडिट कार्ड चाहिए थे। तो दीज आर द पीपल हु फंड हिम। तो वो उसकी वजह से, ये जो चीज़ें इमरान खान को खाएगी, मैं आपको बताऊं, इमरान खान को और कुछ खाए नहीं खाए, लेकिन ये जो लोग हैं जो इन्होंने साथ लगाए हुए हैं, ये इमरान खान को ले डूबेंगे। क्योंकि इनकी वजह से, जो आपको पता है भी, एक फॉरेन फंडिंग का एक बहुत बड़ा केस है जो कि इमरान खान की इस पूरी हुकूमत को 1 सेकंड में बहा के ले जाएगा जिस दिन वो खुलेगा। तो वो ये सारी चीज़ें हैं इमरान खान से जो ब्लंडर्स हुए हैं और जो कर रहे हैं वो, दैट इज़ द रीज़न कि लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं। मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट्स में तो मुझे शायद इतनी इमरान खान के हवाले से करप्शन नज़र नहीं आती, लेकिन इनके लोग तो कर रहे हैं ना। अच्छा, वो खुद ही करके खुद ही जेब में डाल रहे हैं, इमरान खान को नहीं दे रहे कोई पैसा। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस तो वो एक तरह का एक ट्रम्प कार्ड है, जो जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होगा वो कार्ड सामने फेंक देंगे और उसके साथ ही गेम खत्म हो जाएगी। वो तो शायद इसलिए रखा हुआ है, वरना वो बिल्कुल ओपन केस है। बच्चे को पता है कि वो you are spot on that one, because वो ये लोग हमेशा हर एक की एक फाइल दबा के रखते हैं ना, आपको पता है ना। वो फाइल, जब फाइल खुलने का टाइम आएगा तो खुल जाएगी फाइल। क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर वगैरह लोग कार्ड्स बहुत खेला करते थे, तो इसलिए मुझे वो हुआ कि वो ट्रम्प का पत्ता है रखते हैं ना, लास्ट में फेंकते हैं और उसके साथ इमरान खान के केस में वही चीज है बिल्कुल। इमरान खान के केस में मैं ये नहीं कहूंगा ट्रम्प का पत्ता है, मैं कहूंगा वो जोकर जो होता है ना, ताश में 52 पत्तों में एक जोकर भी होता है बीच में। तो उनको पता ही नहीं है कि वो ट्रम्प नहीं है, वो जोकर है। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि उनको यूज किया गया, उनको लाया गया ये 2 साल गुजारने के लिए। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई थी इलेक्शन से पहले, उसमें कहा गया था कि इमरान तुम सिर्फ 2 साल के लिए ही आओगे। बाकायदा इन तमाम जो इनके लाने वाले अब्बू हैं, उन्होंने उनको कब बता दिया था। और ये बात या तो मेरे ख्याल में मैंने पढ़ी है रेहाम खान की किताब में, या मेरी रेहाम खान से गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने मुझे बताई थी कि वो भी उस मीटिंग में थी कि जिसमें कहा था कि 18 महीने से 2 महीने का टाइम है बस आपके पास। उसके बाद ये सब जो है ना, ये लाज चलेगा बंजारा फिर, क्योंकि वो ख़ास मकासद होते हैं। उसके बाद वो उनको ज़्यादा अरसे तक स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर खुद स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर वो सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे। तो उनका भी टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन मैं कहता हूँ ये अनफॉर्चुनेट है, ये पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए 2-2 साल वाला गेम। पाकिस्तान में जमहूरियत, लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो इसका मतलब है कि टाइम पूरा हो गया इनका। टाइम पूरा हो चुका है, टाइम पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।